प्रिय विद्यार्थियों, आज की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आशा करते हैं आप सब अपने घर में अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे और पूर्ण रूपेण स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान विषय के उपविषय इतिहास के प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के तृतीय भाग अथवा अंतिम भाग का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। बच्चों, इसके दो भाग हम सीख चुके हैं, ये अंतिम भाग है। तो इसके पिछले भाग में, द्वितीय भाग में हमने क्या सीखा था, जल्दी से एक नज़र उस पर हम लोग डाल लेते हैं। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति एवं संवैधानिक राजतंत्र के उदय के संबंध में हमने सीखा था। राजनीतिक प्रतीक चिन्हों के महत्व एवं अर्थ को हमने जाना था। विभिन्न राजनीतिक प्रतीक चिन्ह 9 आपको हमने दिखाए थे एक चित्र के माध्यम से, जिसमें एक राजदंड था, एक अंगूठी नुमा सर्प था और जो एक कानून की देवी थी, आदि आदि 9 चित्र थे। फ्रांस में राजतंत्र का पूर्णतः अंत कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, इसके संबंध में भी हमने सीखा था। आतंक का जो राज्य था उसे क्यों कहा गया आतंक का राज्य, रोबेस्पियर के बारे में हम लोगों ने जाना था, जिसे अंत में गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। तो अब आगे चलते हैं। आज के जो अध्ययन के शिक्षण बिंदु हैं हमारे, वह हैं डायरेक्टरी द्वारा शासन। जी हाँ, जो कभी नेशनल असेंबली हुआ करता था, जो कभी कन्वेंशन हुआ करता था, अब उसको डायरेक्टरी कहा गया। तो जो डायरेक्टरी द्वारा शासन है, इसे सीखेंगे। महिलाओं हेतु क्रांति का क्या अर्थ है, दास प्रथा का अंत कैसे हुआ, क्रांति एवं दैनिक जिंदगी का आपस में क्या संबंध है, नेपोलियन का उदय और वाटरलू का युद्ध क्या था, इस पर हम आज अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन के हमारे शिक्षण बिंदु हैं डायरेक्टरी द्वारा फ्रांस को कैसे शासित किया गया, हम इसको समझ सकेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का महिलाओं के लिए क्या योगदान रहा, इसको हम समझ सकेंगे। और दास प्रथा का अंत कैसे हुआ, इसे हम जान सकेंगे। क्रांति का दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम समझेंगे। नेपोलियन का उदय कैसे हुआ एवं वाटरलू का युद्ध क्या था, इसके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, रोबेस्पियर के अंत के साथ ही जो जैकोबिनों की सत्ता थी, जैकोबियन क्लब जिन्होंने बनाया था, उनकी जो सत्ता थी उसका पूर्णतः अंत हो चुका था। अब सत्ता का जो दायित्व है वो मध्य वर्ग के कुछ संपन्न लोगों के पास आ चुका था। जैसे आपको याद होगा कि सत्ता का जो दायित्व है वो निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति के समय भी जो संपन्न वर्ग था उसके पास आया था, तृतीय एस्टेट के संपन्न वर्ग के पास। तो यहाँ भी आप ध्यान दीजिए कि सत्ता का दायित्व अब मध्य वर्ग के कुछ संपन्न लोगों के पास आ चुका था। नवीन संविधान के अंतर्गत 2 चुनी गई विधान परिषदों की व्यवस्था की गई थी। हाँ, 2 चुनी गई विधान परिषदों की। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को नियुक्त किया, जिसे डायरेक्टरी कहा गया। इसमें 5 सदस्य थे। अभी तक क्या था, ये 5 सदस्य नहीं थे, सम्राट सर्वे सर्वा होता था। लेकिन अब सम्राट नहीं है, अब यहाँ 5 सदस्य हो गए, जिन्हें डायरेक्टरी कहा गया। डायरेक्टरी शासित नवीन व्यवस्था के साथ ही जैकोबिनों के समय की एक व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था का अंत हो गया। नवीन संविधान के अंतर्गत संपत्तिहीन लोगों को फिर से मताधिकार से वंचित कर दिया गया। आपने ध्यान दिया होगा कि वहाँ पर मताधिकार दिया गया था लोगों को, लेकिन फिर से एक बार जो संपत्तिहीन लोग थे उनको इससे अलग कर दिया गया। विधान परिषदों में अब डायरेक्टरी के सदस्यों के मध्य झगड़े होने लगे। परिषद द्वारा उन्हें बर्खास्त किया जाने लगा। जो विधान परिषद थे उनमें डायरेक्टरी के जो 5 लोग थे वो आपस में ही लड़ने लगे और उनकी बर्खास्तगी होने लगी। आगे क्या हुआ, डायरेक्टरों के आपसी विवाद ने राजनीतिक अस्थिरता, स्थायित्व नहीं अस्थिरता को जन्म दिया, जिसका परिणाम सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का सत्ता तक पहुंचना था। हाँ, जब आपस में झगड़ा करने लगे तो जो सैनिक तानाशाह था नेपोलियन बोनापार्ट, उसके उदय का अवसर उसे मिल गया। फ्रांस के इतिहास में सरकारों के स्वरूपों में बहुत से परिवर्तन हुए। पहले निरंकुश राजतंत्र रहा, फिर संवैधानिक राजतंत्र रहा, फिर गणतंत्र बना, नेशनल असेंबली बनी, कन्वेंशन बना और अंत में अब डायरेक्टरी का शासन आ गया। स्वरूपों में बहुत परिवर्तन हुआ बच्चों, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। वो क्या थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे जो आदर्श थे, मूल्य थे, वो नहीं बदले। आप देखिए, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के जो प्रेरक आदर्श थे वो आज भी अपरिवर्तनीय रहे, अर्थात उनमें परिवर्तन नहीं हुआ।
इन मूल्यों ने न केवल यूरोप को अपितु संपूर्ण विश्व के आंदोलनों को प्रेरणा प्रदान की। अब हमारा एक प्रश्न है बच्चों आपके मध्य में कि डायरेक्टरी सरकार में, कार्यपालिका में कितने लोग थे और फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में उनका क्या प्रभाव रहा। अभी जैसा कि बताया कि जो डायरेक्टरी का शासन था उसमें 5 लोगों का समूह बनाया गया, 2 विधान परिषदों की व्यवस्था की गई जिसमें जो डायरेक्टरी के लोग रखे गए वो 5 लोग थे। और जो राजनीतिक व्यवस्था थी उन पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक व्यवस्था तो थी लेकिन ये आपस में झगड़ा करने लगे जिससे कि फ्रांस में अस्थिरता का माहौल हुआ और फिर से एक बार तानाशाही राज्य उत्पन्न हुआ और वो नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में। बच्चों आगे हम पढ़ते हैं महिलाओं के जीवन पर क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, जिसे कि अब तक हमने इस अध्याय में नहीं पढ़ा है, हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। बिल्कुल, तृतीय एस्टेट की अधिकतर महिलाएं जीविका चलाने हेतु सिलाई बुनाई, वस्त्रों की धुलाई, फल फूल सब्जी आदि बेचना, घरों में काम करना, इस तरीके के कार्य करके अपनी जीविकोपार्जन किया करती थीं। तृतीय एस्टेट आपको याद होगा, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, उनमें कुलीन और पादरी वर्ग के लोग थे और तृतीय एस्टेट में जो थी हमारी वो महिलाएं थीं और उन महिलाओं का काम क्या था, ये सामान्य कार्य करके अपनी जीविका चलाती थीं। अधिकतर महिलाओं के पास शिक्षा प्राप्ति के अवसर नहीं थे, सभी महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं था। शिक्षा के अवसर केवल कुलीन घरों की एवं तृतीय एस्टेट के जो धनवान लोग थे उनके घरों की महिलाओं को ही ये अधिकार प्राप्त था। ये महिलाएं न केवल घरेलू कार्य करती थीं अपितु लाइन में लगकर पाव रोटी लाती थीं। बच्चों अब आपको लग रहा होगा कि पाव रोटी लाना इतना बड़ा कार्य है। जी हाँ, फ्रांस में और यूरोप में पाव रोटी वहाँ का मुख्य खाद्य पदार्थ है, जैसा हमने आपको बताया था। तो उसको लेने के लिए लाइन लगती थी, घंटों लाइन में लग करके वो पाव रोटी लाती थीं, अर्थात खाद्यान्न की व्यवस्था करती थीं अपने घर चलाने के लिए। महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा करने वाले विचारों पर चर्चा करने हेतु बहुत से राजनीतिक क्लब बनाना शुरू किया और अखबार निकालना भी शुरू किया। ये प्रारंभ है उनकी क्रांति का। फ्रांस में ऐसे क्लबों की संख्या लगभग 60 थी जो महिलाओं के क्लब थे, जिनमें वो अपनी चर्चा करती थीं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की योजना बनाती थीं। बच्चों फ्रांस का सबसे मशहूर महिला क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये नाम था, सबसे मशहूर जो है महिला क्लब था। महिलाओं की प्रमुख मांग थी कि उन्हें भी पुरुषों की भांति अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इनका मानना था कि जन्म से हम सब बराबर हैं, हम समान हैं, तो हमें पुरुषों के बराबर क्यों नहीं माना जाता, अधिकार क्यों नहीं दिए जाते। जब 1791 ईस्वी के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, आपको याद होगा द्वितीय भाग में हमने आपसे चर्चा की थी कि सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक वो थे जो 25 वर्ष की आयु से ऊपर थे और 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर अदा करते थे, उन्हें सक्रिय नागरिक कहा गया था, आपको याद होगा। बाकी सभी लोग, महिलाओं के साथ बच्चे, ये सभी लोग निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में डाल दिया गया था। तो इनको इस बात का दुख था, इन्हें बड़ी निराशा हुई कि जो संविधान बना उसमें हमें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। महिलाओं ने मताधिकार का, असेंबली के लिए चुने जाने का एवं राजनीतिक पदों पर विराजमान होने का अधिकार की मांग की। देखिए अब इनकी मांग शुरू हो चुकी थी। बच्चों एक ये चित्र है आपके लिए, देखिए, और इस चित्र को हमने आपको दिखाया है कि इसमें पीछे कुछ महिलाएं चल रही हैं जिनके हाथ में देखिए हथियार हैं, एक तराजू है। ये इस बात का परिचायक है कि हमें बराबरी का अधिकार दिया जाए। देखो त्रिशूल हैं, भाला हैं, डंडा है, इनके हाथ में महिलाओं के हैं और आगे एक महिला घोड़े पर बैठी हुई है जो इस बात का प्रतीक है, वो इनकी नेतृत्व करता है। कौन है? अगुआकार, नेतृत्वकर्ता, जो जिसके पीछे पीछे सब जा रही हैं। बच्चों ये पेरिस कूच का एक चित्र है, जब पेरिस की तरफ महिलाओं ने पहली बार आंदोलन किया था, कूच किया था, तो उसी का एक चित्र है जो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ चस्पा किया है। एक प्रश्न है आपसे हमारा कि दिए गए चित्र में से महिलाएं कहाँ जा रही हैं, आपको ये जानना है। इस चित्र में महिलाएं कहाँ जा रही हैं, अर्थात ये आंदोलन करने जा रही हैं और क्रांति के एक स्वरूप के रूप में आगे बढ़ रही हैं, जो नेतृत्वकर्ता घोड़ी पर बैठ के महिला चल रही है, तो आपको ये जानना है। दूसरा, इन महिलाओं के हाथ में क्या है? अभी हमने आपको दिखाया एक तराजू है जो समानता का प्रतीक है कि हमें समान अधिकार मिले। डंडा, त्रिशूल, तलवार आदि इनके हाथ में है और
एक महिला घोड़े पर सवार है, वो कौन है? तो अभी आपको बताया कि वो इनकी नेतृत्व करता है, अगुवाकार है। बच्चों, प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के हित में कुछ कानून बनाए, जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। अब उनके जो विवाह थे वो उनकी मर्जी के बिना, उनके जो परिवार के लोग हैं, माता पिता, वो नहीं कर सकते थे, उनकी मर्जी आवश्यक थी। नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण भी होने लगा था, अर्थात उन्हें नागरिक माना जाता था। तलाक एक कानूनी प्रक्रिया बन चुकी थी, उसकी पहल अब कोई भी कर सकता था, पुरुष अथवा महिला कोई भी कर सकता था। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थीं और छोटे मोटे जो व्यवसाय हैं वो भी कर सकती थीं, कलाकार भी बन सकती थीं, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण वो ले सकती थीं। इतने के बाद भी राजनीतिक अधिकारों के लिए अभी तक संघर्ष अभी जारी था। मताधिकार प्राप्त करने का अधिकार अभी इनको नहीं मिला था, राजनीतिक पदों पर जाने का अधिकार नहीं मिला था, इसके लिए संघर्ष इनका भी जारी था। आतंक राज्य की अवधि में सरकार ने क्या किया? महिला क्लबों को फिर से क्या किया? बंद कर दिया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर दिया। कब? जो हमारा आतंक का राज्य शब्दावली प्रयोग की गई है उस समय। महिला नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, फांसी पर उनको चढ़ा दिया गया। इसके बाद भी मताधिकार एवं समानताओं के लिए महिलाओं का जो आंदोलन है वो जारी रहा। मताधिकार संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के रूप में सक्रिय रहा। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। बच्चों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और सोचिए 1789 से चलते चलते 1946 में जा कर के जो फ्रांस की महिलाएं हैं उनको मताधिकार प्राप्त हो पाया, लेकिन अनवरत उन्होंने हार नहीं मानी। बच्चों, महिला नेतृत्वकर्ता ओलंप दे गूज, एक नाम है ओलंप दे गूज, ये एक महिला नेतृत्वकर्ता थी जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थी। यह क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीति में सबसे सक्रिय महिला नेता थी। इन्होंने 1791 के संविधान एवं पुरुष नागरिक घोषणा पत्र का विरोध किया। आपको हमने बताया था कि पुरुष नागरिक घोषणा पत्र बना था जिसमें महिलाओं के लिए कोई मताधिकार का अधिकार नहीं था, तो इन्होंने उसका विरोध किया क्योंकि इसमें महिलाओं को मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसके जवाब में इन्होंने स्वयं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया अपना, जिसे नेशनल असेंबली में स्वीकृति हेतु भेज दिया। आगे क्या हुआ? सन 1793 ईस्वी में जैकोबिनों द्वारा महिला क्लबों को प्रतिबंधित करने पर इन्होंने सरकार की आलोचना की, ये कहते हुए कि नहीं, हमें जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपनी बात कह सकते हैं। इन्होंने आलोचना की, जिसके जवाब में नेशनल कन्वेंशन द्वारा ओलंप दे गूज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें फांसी पर लटका दिया। किसको? ओलंप दे गूज को फांसी पर लटका दिया। ये जो महिला नेता थी इनको। ओलंप दे गूज महिला अधिकार घोषणा पत्र क्या था उसको समझिए। एक तो था पुरुष अधिकार घोषणा पत्र, जिसको आप पहले सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और ये है ओलंप दे गूज महिला अधिकार घोषणा पत्र। ये ओलंप दे गूज ने स्वतः बनाया था। इसमें क्या था? महिलाएं जन्मना स्वतंत्र हैं, अर्थात जन्म से स्वतंत्र हैं और पुरुषों के समान अधिकार भी उनको प्राप्त हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता, संपत्ति, उनकी सुरक्षा और शोषण के प्रतिरोध करने के जो अधिकार हैं उनको सभी राजनीतिक दलों को और सरकार को संरक्षण देना चाहिए। ये बात ओलंप दे गूज ने अपने महिला घोषणा पत्र में कहा। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून निर्माण में दखल होना चाहिए। ये भी इनकी मांग थी कि जो महिला नागरिक हैं उनका भी कानून निर्माण में दखल होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के दम पर सार्वजनिक पदों पर पहुँचें। ये देखिए, उन्होंने कहा है कि अपनी प्रतिभा और योग्यता के दम पर, कोई कुलीन और पादरी वर्ग से हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पदों पर आसीन होने चाहिए, मतलब पहुंचने चाहिए। जैकोबिन राजनीतिज्ञ सोमेत के महिलाओं संबंधी विचार, ये तो आपने पढ़ा इनके बारे में कि महिलाओं के संबंध में इन्होंने क्या कहा। ये देखिए,
जो ओलम दे गूज ने अपना महिला अधिकार घोषणा पत्र का बनाया, उसमें इन्होंने हर जगह महिलाओं की पुरुषों से समानता की बात कही। इनके विरोध में जैकोबिन राजनीतिज्ञ जो थे, सोमेत, भाई जैकोबिन इनके विरोधी थे, इन्होंने अपने विचार क्या दिए, हम लोग इनको जान लेते हैं। सोमेत ने महिला क्लबों को बंद करने को निम्न आधार पर उचित ठहराया। किस आधार पर? क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? इनका कहना था कि क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? प्रकृति ने पुरुष से कहा, क्या कहा? पुरुष बनो, शिकार करो, कृषि करो, राजनीतिक कर्तव्यों का निर्वहन करो, यह साम्राज्य तुम्हारा है। यह इनका सोमेत का मानना था। प्रकृति ने स्त्री से कहा, क्या कहा? स्त्री बनो, गृहस्थी के कार्य करो, मातृत्व का सुखद एहसास करो और घरेलू कार्य करो। आपको राजनीति में और आपको समाज की गतिविधियों में नहीं जाना है, ये इनका सोमेत का कहना था। लेकिन ओलंप दे गूज इस बात से भिन्न उनकी सोच थी। तो ये दोनों में भिन्नता है। अब आपसे प्रश्न है इसी संबंध में कि ओलम दे गूज के महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र एवं 1790-91 के पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के अंतर को स्पष्ट करें। जी हाँ, जो 1790-91 में पुरुष नागरिक घोषणा पत्र बना था वो, और जो ओलम दे गूज का जो महिला नागरिक घोषणा पत्र है, उनमें अंतर क्या है? आपने उसको पढ़ा है और इसको भी पढ़ा है। देखिए दोनों में मूल अंतर क्या है कि वहाँ अधिकार तो दिए गए, हमें बिल्कुल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन अभिव्यक्ति का अधिकार भी प्राप्त हुआ, लेकिन महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को राजनीतिक पदों पर पहुंचने का अधिकार नहीं दिया गया। अभी भी कहीं ना कहीं जो है कर और संपत्ति आड़े आती थी। तो ये दोनों में मूल अंतर है। इसीलिए ओलम दे गूज ने अपनी मांग रखी कि हमें बराबरी दी जाए, जन्मजात हम समान हैं पुरुषों के। दास प्रथा का उन्मूलन। अब बच्चों इस पर हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि पहले तो समझें दास प्रथा है क्या। बच्चों दास प्रथा एक ऐसा कलंक है मानव जाति के ऊपर जो 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई, और सबसे पहले यह अफ्रीका महाद्वीप में पनपी। कुछ मजबूर गरीब लोगों को जबरन जो है संपन्न लोगों ने अपना गुलाम बनाना प्रारंभ कर दिया। ये गुलाम कैसे बनाते थे? आक्रमण करके, लड़ाइयों में जो विजय पाते थे तो जो लोग बंदी बनते थे उनको ये अपना गुलाम बना लेते थे। बच्चों इनकी जो ज़िंदगी थी वो पशुओं से भी ज़्यादा बदतर होती थी। देखिए फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन शासन काल के समय हुआ। कैरेबियन उपनिवेश आपसे चर्चा की थी हमने कि कैरेबियन उपनिवेश क्या है? जो एक द्वीप समूह है, कैरेबियन उपनिवेश कहते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पास में एक कैरेबियन द्वीप समूह है जो उपनिवेश थे, जहाँ पर फ्रांस के भी उपनिवेश थे। तो कौन कौन से? मार्टिनिक, गोडेलैप एंड सैन डोमिंगो। मार्टिनिक, गोडेलैप और सैन डोमिंगो, ये जो है उपनिवेश थे जहाँ से काफ़ी नील, चीनी आदि जो है आती थी उपज के रूप में, और वो यूरोप का पेट भरती थी, समझ लीजिए। अब लेकिन इनको पैदा कौन करता था? इनको ये पैदा करते थे जो ये दास आते थे, कहाँ से? अफ्रीका से खरीद करके ये आते थे और ये पैदा करके यूरोप के पेट को भरते थे। इन उपनिवेशों में मजदूरों की कमी को अफ्रीका, अमेरिका एवं यूरोप के दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। दास व्यापार का प्रारंभ 17वीं सदी में हुआ। जैसे अभी हमने बताया, फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से दासों को क्रय करते थे और उन्हें दाग कर उनके शरीर पर दाग लगाते थे, पहचान उनकी उकेरते थे। कितना कष्ट होता होगा। और उनके हथकड़ी डाल करके उनको पशुओं की भांति जहाज़ों में ठूंस करके, और 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा, अटलांटिक महासागर बीच में है बच्चों, यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के बीच में 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के दौरान उनको ठूंस करके पशुओं की भांति और उन्हें कैरेबियन द्वीप में ले जाते थे, और वहाँ पर उन्हें जो है बगान मालिकों के हाथों में महंगी कीमत में बेच दिया जाता था। दास व्यापार के दम पर ही बोर्दे और नानते, ये बोर्दे और नानते क्या हैं? ये 2 बंदरगाह हैं जो दास व्यापार के नाम पर ही, इन्हीं की दम पर थोड़े ही समय में ये बहुत समृद्ध नगर बन गए। इतना व्यापार ये फला फूला। 18वीं सदी में फ्रांस में नेशनल असेंबली में दासों के मूलाधिकारों को लेकर चर्चा और बहस तो खूब हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि जिन लोगों को
जिन व्यापारियों को दासों से लाभ हो रहा था, जिनके व्यापार दासों के दम पर चल रहे थे, फ्रांस की सरकार उनके विपरीत कुछ न कर पाई और वो बहस और चर्चा होने के बाद बंद हो गया, कोई कानून नहीं बन पाया। 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों हेतु दासों की मुक्ति संबंधी एक कानून पारित कर दिया। सब कब? 1794 में। दुर्भाग्य से यह कानून केवल 10 वर्षों तक ही चल पाया। क्यों? 10 वर्षों के बाद क्या हुआ? 10 वर्षों के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना फ्रांस की गद्दी पर आधिपत्य स्थापित किया तो ये दास प्रथा पुनः प्रारंभ कर दी। नेपोलियन के समय बागान मालिकों को अपने आर्थिक हितों की रक्षा हेतु नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की आज़ादी मिल गई। अब बच्चों, आपके मन में होगा कि नीग्रो लोग कौन थे? बच्चों, नीग्रो शब्द का प्रयोग अब नहीं किया जाता। जैसे हमारे देश में हरिजन शब्द का प्रयोग हम लोग अब नहीं करते हैं, सामान्यतः उनके लिए SC ST का प्रयोग करते हैं, हम उन्हें दलित कहते हैं। लेकिन उसी तरीके से निग्रो जो है वो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सहारा जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, उसके दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिन्हें उनकी शकल सूरत और रंग के वजह से उन्हें बहुत बुरे तरीके से देखा जाता था, लेकिन अब उनको इस नाम से नहीं पुकारा जाता। तो ये हमने आपको बताया फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का अंतिम रूप से जो उन्मूलन है वो सन 1848 में हुआ। बच्चों, क्रांति और दैनिक जीवन, अब हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ के निवासियों के जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। वहाँ की सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे आदर्शों को दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश की। बच्चों, आदर्श बन तो बहुत जाते हैं, लेकिन जब तक वो दैनिक जीवन में प्रवाह नहीं उनका होता है तब तक वो वास्तविक रूप से धरातल पर नहीं आते। तो यही प्रयास किया गया कि दैनिक जीवन में इनको उतारा जाए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को। निरंकुश शासन की समाप्ति के साथ ही जो सेंसरशिप कानून था उसका अंत हो गया। अब आपके मन में होगा कि सेंसरशिप क्या है? बच्चों, सेंसरशिप एक ऐसा कानून होता है जब किसी की भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति पेपर में कुछ छाप नहीं सकता, कोई पुस्तक नहीं छाप सकता, कोई लेख प्रकाशित नहीं कर सकता, कोई नाट्य या रंगमंच प्रस्तावित नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की अपनी बात किसी भी माध्यम से नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि वहाँ राजा से या सरकार से उसको अनुमति न मिल जाए। तो इसे कहते हैं सेंसरशिप। लेकिन इसका कानून निरस्त हो चुका था। फ्रांस में इस कानून के समाप्त होते ही अब सभी प्रकार की जो खबरें थीं, पुस्तकें थीं, तस्वीरें थीं, नाट्य मंचन जो थे, उत्सवी जुलूस थे आदि का प्रदर्शन अब प्रतिबंधित नहीं था। कोई भी पेपर निकाल सकता था, कोई भी पुस्तक छाप सकता था, कोई भी अपना नाट्य जो है नाटक मंचन कर सकता था, कोई भी उत्सवी जुलूसों में जा कर के शामिल हो सकता था। तो अब ये प्रतिबंध नहीं था। स्वतंत्रता और न्याय के विषय में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के महत्वपूर्ण जो लेख थे अब वो सामने आने लगे और वो शहर नहीं ग्रामीण क्षेत्रों तक भी दूर दूर तक उनका प्रवेश होने लगा। जिससे क्या हुआ? लोग जागरूक होने लगे, पढ़ने लगे, समझने लगे। तो जब लोग पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, जागरूक होने लगते हैं तो फिर जो है हमारे ऊपर से अत्याचार धीमे धीमे कम होने लगता है। अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक नैसर्गिक मतलब मूलभूत अधिकार बन चुकी थी। इसका असर यह हुआ कि फ्रांस के शहरों में पुस्तकों की, पत्रिकाओं, अखबारों एवं छपी हुई किताबों की भरमार हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं संक्षिप्त रूप में। डायरेक्टरी की कमियों का जो फायदा था, अभी आपको बताया था कि जो ये डायरेक्टरी थी, इसके जो लोग थे वो आपस में झगड़ा किया करते थे। तो जब झगड़ा किया करते थे, सरकार आपस में झगड़ा करेगी तो जनता क्या करेगी? परेशान होगी। तो उसमें से जो नेतृत्व करता होगा वो उभर करके आगे आएगा। नेपोलियन ने वही किया और उसने सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो उसका फ़ायदा उठाया और 1804 ईस्वी में फ्रांस की सत्ता पर वो काबिज हो गया। नेपोलियन ने सम्राट बनते ही पड़ोसी देशों को विजित करना शुरू कर दिया। क्यों? उसकी सोच थी साम्राज्यवादी, और जिसकी सोच साम्राज्यवादी होती है वो सोचता है हम और जीतते जाएं और बनाते जाएं और बनाते जाएं, अपना साम्राज्य बढ़ाते चले जाएं। यही इसने किया। पुराने राजवंशों को इसने अपदस्थ किया, समाप्त किया और उनको अपने खानदान के जो लोग थे उनको उसने
स्थानांतरित कर दिया, दे दिया कि आप लोग इनको देखिए। हालांकि नेपोलियन स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, उसने कुछ अच्छे कार्य किए भी थे। हालात ऐसे थे कि नेपोलियन को तानाशाह कहा गया, परंतु वास्तविकता में उसने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे। जैसे उसने संपत्ति की सुरक्षा हेतु नवीन कानून बनाए थे। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली उसने चलाई थी। प्रारंभ में फ्रांस के लोगों को नेपोलियन देवदूत की तरह लगता था कि हमारा ये रखवाला आ गया रक्षा करने, लेकिन बहुत जल्द ही लोगों का ये भ्रम टूट गया। कब? जब उसकी सेनाएं टूट पड़ती थीं, आक्रमण करती थीं, हमला कर देती थीं, तो लोग जो है वो डर जाते थे, सहम जाते थे। अंततः वाटरलू एक स्थान था, एक पहाड़ी क्षेत्र था, और वाटरलू नामक स्थान पर एक भीषण युद्ध के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। उसके क्रांतिकारी उपायों का जो असर था, उसकी मृत्यु के बाद यूरोप एवं विश्व के लोगों ने उसको समझा, जो उसने उपाय किए थे। फ्रांस की क्रांति के पूरे विश्व को, जो फ्रांस की क्रांति है उसने पूरे विश्व को क्या दिया? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे परम अच्छे आदर्श दिए, जो पूरी दुनिया को जिन्होंने लाभान्वित किया। 19वीं सदी में ये विचार पूरे विश्व में फैले, जिसके कारण सामंती व्यवस्था का पतन प्रारंभ हुआ। औपनिवेशिक देशों में गुलामों की मुक्ति के नवीन आंदोलन प्रारंभ हो गए। आधुनिक भारत के पिता कहे जाने वाले, मानवता के अग्रदूत, आधुनिक भारत के पिता कौन कहे जाते हैं? राजा राम मोहन राय। बच्चों, तो राजा राम मोहन राय एवं मैसूर का जो शासक थे टीपू सुल्तान, आपने नाम सुना होगा। फ्रांस के इन क्रांतिकारी विचारों को इन्होंने आत्मसात किया, इन्होंने उनको पूरी तरह सीखा। टीपू सुल्तान ने तो जैकोबियन क्लब की सदस्यता तक ले रखी थी। राजा राम मोहन राय वो आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं। वो इन बातों से बहुत प्रभावित थे। तो आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। आज हमने इस अध्याय में क्या सीखा? अब अंतिम भाग में डायरेक्टरी की शासन व्यवस्था को हमने समझा, कैसे वो 5 लोग मिलकर शासन चलाते थे। महिलाओं हेतु क्रांति के प्रभावों को हमने जाना, कैसे ओलंदे गूस आदि जैसी महिलाओं ने किस तरीके से अगुवाकारी की। भले उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन अपने घोषणा पत्र को कैसे निडर होकर उसने छापा। दास प्रथा का अंत कैसे हुआ, हमने इसको समझा, और दास प्रथा क्या थी इसके बारे में भी समझा। क्रांति ने दैनिक जिंदगी में क्या प्रभाव डाले, हमने इसको भी समझा। नेपोलियन का उदय एवं वाटरलू के युद्ध के विषय में भी हमने संक्षिप्त रूप से जाना। अब बच्चों, आज का गृह कार्य है 19वीं एवं 20वीं सदी हेतु फ्रांस की क्रांति ने विरासत में हमें क्या दिया। आपको लिखना है इसे। उन अधिकारों की सूची बनाएं जो हमें फ्रांस की क्रांति से प्राप्त हुए। आपको पूरी एक सूची बनानी है। नेपोलियन के उदय के क्या कारण थे, आपको संक्षिप्त रूप से ये बताना है। और बच्चों, इस अध्ययन से संबंधित अगर आपको कुछ भी अतिरिक्त अध्ययन करना है तो आप ऑनलाइन अभ्यास के लिए दीक्षा ऐप पर जा सकते हैं, अथवा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल पर जा कर के भी आप अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों, उम्मीद है कि इन तीनों भागों में आपने इस पूरे पाठ को बहुत अच्छे ढंग से और क्रमशः सीखा होगा। मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आपसे इसी के साथ विदा लेता हूँ। आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई करें।